हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। तो आज का अपना सेशन है एनवायरनमेंट ज्योग्राफी का और इसके क्वेश्चन अपन लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले ओशियनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी जियोमॉर्फोलॉजी क्वेश्चन अपन लोगों ने डिस्कस किए थे। डिटेल वाइज आप लोगों ने क्वेश्चन को कर लिया था। अब बारी आप लोगों के एनवायरनमेंट ज्योग्राफी की, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन देखेंगे उससे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब शेयर ये सब आप लोग कर देंगे, ठीक है। और आंसर आप लोग कमेंट में करते जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन है उनके आंसर आप लोग को आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको पहले दिखता है, आंसर बाद में दिखता है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों का। भारत में पर्यावरण को बचाने से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन यहाँ पे दिया गया है कि राज्य को पर्यावरण को बचाने एवं सुधारने का प्रयास करना चाहिए। जो अपना स्टेट है उसको क्या करना चाहिए, जो अपना एनवायरनमेंट है उसको बचाने का, सुधारने का, जो भी उसमें बिगड़ाव हो रहा है उसको सुधारना चाहिए। देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करनी चाहिए। ये किसकी जिम्मेदारी बता रहा है? राज्य की बता रहा है, ठीक है। इंग्लिश में देख लीजिए। द स्टेट शेल एडिवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ कंट्री। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण को बचाए रखे और उसको सुधारे। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट। ठीक है, दोनों ऑप्शन आप लोगों ने पढ़ लिए हैं इनके। चलिए, यहाँ पे ये दिए गए हैं कौन कौन से सही है। कथन एक और दो दोनों सही है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। दोनों गलत हैं, एक सही दूसरा गलत है, दूसरा सही पहला गलत है। बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो देखिए, आपका जो ये बोला गया है कि जो अपना राज्य है, कोई भी राज्य जिसमें जिस राज्य में आप लोग रहते हैं, जिस राज्य को भी मतलब, उस हर एक राज्य की जिम्मेदारी है कि पर्यावरण को बचाए वो, और उसमें जो भी बिगड़ाव हो रहा है, जो भी आप लोगों को गलत देखने को मिल रहा है उसको वो सुधारे। और प्रयास करना चाहिए देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करनी चाहिए। तो ये राज्य के बारे में जो इसने बात कही है, ये बिल्कुल सही कही है। ये अनुच्छेद में भी बात लिखी गई है, अभी अपन लोग व्याख्या देखेंगे। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि जो भारत का प्रत्येक नागरिक है, चाहे आप हूँ चाहे मैं हूँ, उसका क्या है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण को बचाए और सुधारे। राज्य का काम तो है ही है, गवर्नमेंट का है, लेकिन आप लोग का भी है। आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, आपका भी क्या है, ये घर है, पृथ्वी अपना एक घर है, उसको आप लोग मेंटेन करेंगे, सुधारेंगे, तो इससे आपका लाभ होगा। तो आपका जो ऑप्शन है दोनों सही हो जाएंगे। दोनों के अनुच्छेद अभी अपन लोग देखते हैं। यहाँ पे ये व्याख्या दी गई है। पहले इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कथन एक और दो दोनों सही हो जाएंगे, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है। कथन एक क्यों सत्य है? क्योंकि जो 70 का दशक है, आप लोगों ने सुना है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वैश्विक चेतना, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। पर्यावरण संकट के बारे में बढ़ती जागरूकता ने भारत सरकार को 1976 में एक संविधान हुआ, जिसमें 42वां संशोधन हुआ था। इसको छोटा संविधान भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन हुए थे, बहुत सारे अनुच्छेद इसमें जोड़े भी गए थे। इसके लिए प्रेरित किया और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए संविधान में संशोधन किया गया था, जिसमें अनुच्छेद जोड़ा गया 48A। अनुच्छेद को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए और उसमें सुधार के लिए, वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए ये वाला अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसमें किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की जिम्मेदारी है कि राज्य जो है वो पर्यावरण की रक्षा करेगा और उसमें वो सुधार करेगा, ठीक है। और जो वन है देश के, और वन्य जीव हैं, उनकी भी वो रक्षा करेगा। दूसरा कथन इसलिए सत्य है क्योंकि अनुच्छेद एक और है 51A(G), ये नागरिक के लिए है। उसमें कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह जंगलों को, झीलों को, नदियों को, वन्य जीवों को, और उसके साथ साथ जो आपका प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी रक्षा करेगा, उसमें सुधार करेगा। जो जीवित प्राणी है उनके प्रति वो परोपकार की भावना रखेगा, ठीक है। दोनों अनुच्छेदों को आप लोग याद रखिएगा। राज्य के लिए 48A रखा गया है, और जो आप लोगों का इंसान है, नागरिक के लिए यहाँ पे 51A(G) रखा गया है। दोनों कैपिटल में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पे, किसने विश्व पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रयुक्त हार्वेस्ट फसल विधि तथा शुद्ध प्राथमिक उत्पादन के आधार पर विभाजित किया था? यहाँ पे खाली जगह दी गई है, डैश। डिवाइड द वर्ल्ड इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ हार्वेस्ट मेथड
एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। हेकेल है, ओडम है, बिटेकर है या फिर आपके फर्ले हैं। किसने यहाँ पे बांटा था? शुद्ध प्राथमिक उत्पादन के आधार पर और फसल वृद्धि के आधार पर। आंसर कीजिए आप लोग को अगर इसका आंसर आता है तो। चलिए, तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा, ईपीओडम ने आप लोगों ने ईपीओडम का नाम सुना होगा। इन्होंने ही क्या किया था, जो विश्व के पारिस्थितिकी तंत्र थे उनको हार्वेस्ट सिस्टम में यानी कि फसल वृद्धि में और जो नेट प्राथमिक उत्पादन है इसके आधार पर उन्होंने विभाजित किया था। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आप लोग ओडम लिख लेने। इसकी व्याख्या नीचे है। चलो, ये देखिए, विभिन्न उपयोगों के आधार पर जो पारिस्थितिकी तंत्र है कई प्रकारों में इसको विभाजित किया जा सकता है। 1959 डेट याद रखिएगा। इसमें ईपीओडम ने नेट प्राथमिक उत्पादन और कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा हुआ था। दो कौन कौन सी हैं उनको भी आप लोग देख लीजिए। पहली है आप लोगों की कृषित पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरी है अकृषित पारिस्थितिकी तंत्र। अगर बात करें कृषित पारिस्थितिकी तंत्र में, तो इसमें आप लोगों के जो कृषित पारिस्थितिकी तंत्र है शामिल हो जाएगा। कई सारे इसके उप प्रकार हो जाएंगे जिसमें आप लोग, जैसे गेहूं का कोई क्षेत्र है तो वो गेहूं क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। गन्ने का क्षेत्र है तो वो गन्ना क्षेत्र हो जाएगा। और जो आपका चारा क्षेत्र है तो वो चारा क्षेत्र हो जाएगा। बाजरा क्षेत्र है तो वो आपका बाजरा क्षेत्र हो जाएगा। मतलब जो भी फसल है उसका नाम के आधार पर आप लोग बांट सकते हैं। आकृषित में आप लोग देखेंगे तो जैसे आप लोगों का वन आता है, ये आकृषित में आता है। ना तो आप लगाते हैं ना हम लगाते हैं, अपने आप से होता है। तो ये आपका वन पारिस्थितिकी हो जाएगा। ऊंची जो घास परिस्थिति तंत्र होता है, यानी कि जो अपने वेस्टलैंड सुना होगा, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर घासें उगाई जाती हैं, वो आप लोग कोई नहीं उगाते हैं, अपने आप आती है। तो ये आपका आकृषित हो जाएगा। दलदल जो भूमि होती है यानी कि दलदल क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा, ये भी आकृषित में आता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, कृषित में कौन सा आता है और आकृषित में कौन सा आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आप लोग बुक की पूछते हैं तो देखिए, ये एक बुक से नहीं लेती हूँ मैं, इसमें 2 से 3 बुक शामिल होती है। जो भी क्वेश्चन मेरे को लेना होता है और कहीं पे मुझे इसकी डिटेल दिखती है अच्छी सी, मैं वहां से लेती हूँ। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र की सीमा के आर पार परिवर्तनशील दशाओं को प्रदर्शित करने वाले इकोक्लाइन अध्ययन को किसके रूप में जाना जाता है? द स्टडी ऑफ इकोक्लाइन रिप्रेजेंटेटिंग द चेंजिंग कंडीशन अक्रॉस एन इकोसिस्टम बाउंड्री इज नोन एज ब्लैक बॉक्स मॉडल, क्लाइमेक्स वेजिटेशन, ग्रेडियंट एनालिसिस या फिर आपका नेचुरल एनालिसिस। किसके रूप में इसको जाना जाता है इकोक्लाइन अध्ययन को? आंसर कीजिए आप लोग। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा प्रवणता विश्लेषण, ग्रेडियंट एनालिसिस। सी ऑप्शन है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। और देखिए, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी जब ये वाला पूरा सेशन क्लियर हो जाएगा। और तो इसमें आपको करीब 2000 2000 के करीब क्वेश्चन की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। क्योंकि डेली डेली पीडीएफ आपको डालो तो वो ठीक नहीं है। मैं सभी पीडीएफ आपको कंबाइंड करके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर दूंगी, आप लोग आसानी से देख लीजिएगा। अभी आपको देखिए व्याख्या भी साथ में मिल रही है, क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। तो आप लोग पीडीएफ के पीछे मत भागिए और आसानी से देखिए। पीडीएफ पढ़ नहीं पाते, मैं भी पीडीएफ के पीछे ऐसे भागती थी, लेकिन पीडीएफ मेरे मोबाइल में आ जाती और वो आकर के रख जाती थी। ठीक है, तो आप लोग पीडीएफ की चिंता मत कीजिए, वो भी मिल जाएगी। और ना ही आप सोर्स की चिंता कीजिए कि कौन सी सोर्स से ये लिया गया है। तो इसमें 2 से 3 बुक शामिल है। चलिए, यहाँ पे व्याख्या देखिए इसकी। जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसकी सीमा के आर पार परिवर्तनशील दशाएं हैं उनको प्रदर्शित करने वाले इकोक्लाइन अध्ययन को अपन लोग प्रवणता विश्लेषण के रूप में जानते हैं। इकोक्लाइन पारिस्थितिकी में प्रयुक्त एक शब्दावली है और इस अवधारणा को विशिष्ट भौगोलिक सीमा में किसी प्रजाति की किसी विशेषता या फिर विशेषता के भौतिक रासायनिक ढाल के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये पीएच भिन्नता इसमें अलग होती है, इनका पीएच मान अलग होता है, लवणता इनमें अलग होती है, जल घनत्व अलग होता है, रासायनिक भिन्नता इनमें होती है। जैसे लक्षणों से ये संबंधित होता है, यानी कि जब आप लोग बात करेंगे प्रवणता विश्लेषण में तो इनकी कई सारी इनकी खूबियां हो जाएंगी। पीएच इसमें मापा जाता है और जो लवणता है, जल घनत्व है, डेंसिटी यानी कि रासायनिक भिन्नता इसमें मापी जाती है। ये विविधताएं जो होती है निरंतर क्रमिक विचलन का कारण बनती हैं। इकोक्लाइन की अवधारणा चयन एवं जीव निर्वाह पर निर्भर करती है। जीवित रहने की जो क्षमता होती है सूक्ष्म पर्यावरण परिवर्तनों के प्रति प्रजातियों द्वारा दिखाए गए अनुकूलन से निर्धारित होती है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जैव भार का व्युत्क्रमित पिरामिड, उल्टा पिरामिड किसमें बनता है? सोच एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास।
एक बड़े पेड़ का पारिस्थितिकी तंत्र होता है यानी कि इकोसिस्टम ऑफ विक्ट्री। घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र ग्रासलैंड इकोसिस्टम। वन पारिस्थितिकी तंत्र फॉरेस्ट इकोसिस्टम। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो यहाँ पे जो जैव भार का पिरामिड होता है उल्टा दर्शाता है, ये पूछा गया है आपसे। कौन सा पिरामिड है जो उल्टा बनता है? देखिए जो आपका मेनली जो पिरामिड होता है वो इस तरीके से बनता है, ठीक है, इस तरीके से बनता है। लेकिन जो आपका इनमें से किसी एक का पिरामिड इस तरीके से बनता है, तो यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए जो आपका व्युत्क्रमित पिरामिड होता है, उल्टा पिरामिड जो बनता है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, जलीय पारिस्थितिकी पिरामिड जो होता है वो आप लोगों का उल्टा बनता है। फोर्थ ऑप्शन आप क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे इसकी व्याख्या देखिए। सबसे पहले आप लोग पढ़िए यहाँ पे पारिस्थितिकी पिरामिड को। ये क्या है? एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों की संख्या, बायोमास, ऊर्जा और जो जैव उत्पादकता है, इनके बीच में संबंध होता है। और ये इसमें किसको दर्शाया जाता है? पिरामिड में इन सभी को दर्शाया जाता है कि कितनी उन जो जैव जीव हैं उनकी संख्या कितनी है, उनका बायोमास कितना है, उनमें कितनी एनर्जी है, कितनी उनकी उत्पादकता है। इन सभी के बीच के संबंध को दर्शाया जाता है और वो उन सभी को कंबाइन किया जाता है तो वो आपका एक पिरामिड बनता है। जैसे पारिस्थितिकी पिरामिड या फिर आपका एल्टेनियन पिरामिड भी इसको कहा जाता है। पारिस्थितिकी पिरामिड प्रणाली में ऊर्जा प्रवाह को दर्शाते हैं, यानी कि कितनी ऊर्जा वो ऊपर को दे रहा है। यानी कि जब आप लोग ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर इस तरीके से होती जाती है, नीचे आप लोगों के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं शाकाहारी वगैरह, यहाँ पे मांसाहारी सर्वाहारी, इस तरीके से आपका पिरामिड बनता है। जब ये इनमें जो ऊर्जा ट्रांसफर रूल चलता है, ऊर्जा ट्रांसफर रूल आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि कितनी ऊर्जा अपन लोग ऊपर की ओर ये लोग देते हैं। तो जब आपके यहाँ पे 100% है तो यानी कि यहाँ पे 10% पहुंचेगी, यहाँ पे 1% पहुंचती है, 10% ऊर्जा इनकी पहुंचती है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे पूछा जाता है आप लोगों से क्वेश्चन। और दूसरा यहाँ पे आप लोगों का बायोमास पिरामिड, तो बायोमास में देख लीजिए। बायोमास में एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों पर मौजूद कुल जीवित, ठीक है, इसको याद रखिएगा, कुल जीवित बायोमास या फिर कार्बनिक पदार्थ का प्रतिनिधित्व करता है। बायोमास पिरामिड में उत्पादक प्रथम पोषी स्तर के होते हैं, ये इनका आधार होता है। यहाँ पे देखिए आप लोग जैसे पिरामिड बनाएंगे बायोमास में इस तरीके से, तो ये आपका जो उत्पादक होते हैं प्रथम पोषी स्तर के, तो इनका ये बेस बन जाता है, यानी कि यहाँ पे प्रथम पोषी स्तर हो गया, ठीक है। उसके बाद में शाकाहारी होते हैं जो कि प्राथमिक उपभोक्ता बोला जाता है इनको, तो यहाँ पे आप लोगों के शाकाहारी हो जाएंगे। और यहाँ पे फिर आपके द्वितीयक होते हैं जो कि मांसाहारी होते हैं, ये मांसाहारी हो जाएंगे। और तृतीयक उपभोक्ता हो जाएंगे जो कि आपके शीर्ष पर होते हैं, ठीक है। इनको आप लोग याद रखिएगा। तो ये आपका कैसा है? ये आपका सीधा पिरामिड है। ये आपका कैसा हो जाएगा? सीधा पिरामिड है। आगे और पिरामिड देखिए। अब आता है आप लोगों का जलीय पिरामिड। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि जैविक उत्पादक से लेकर के उपभोक्ता तक जैविक समुदाय को दिखाने के लिए व्युत्क्रमित पिरामिड का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक स्तर पर विभिन्न प्रकार के जैविक संगठकों की संख्या और मात्रा के प्रतिनिधित्व को दर्शाता है, यानी कि वही आप लोगों ने जैसा अभी पारिस्थितिकी पिरामिड में पढ़ा था वैसा ही यहाँ पे है। ऊपर जाएंगे इनकी कितनी संख्या है, कितनी इनमें ऊर्जा है, इसको ये दर्शाता है। और इनकी मात्रा को भी दर्शाता है, क्वांटिटी को, ठीक है। जो संतुलित और स्थिर जलीय पारिस्थितिकी समुदाय का अभिव्यक्ति होता है। इस पिरामिड में उत्पादक जो होता है प्राथमिक स्तर पर होता है, सबसे अधिक जैविक संगठक यहाँ पर छोटी छोटी जैसे मछलियां होती हैं वो पाई जाएंगी, बहुत छोटी छोटी, आप लोगों ने देखा होगा, ज्यादा इनकी मात्रा होती है। जबकि उनके जो उपभोक्ता होते हैं तृतीयक स्तर पर कम होते हैं। यहाँ पे आप लोग चाहेंगे जो उपभोक्ता होते हैं वो तृतीयक स्तर पर कम होते हैं। बड़ी बड़ी जैसे व्हेल मछलियां हैं ये सभी बड़ी होती है, लेकिन इनकी वजन ज्यादा होता है, इनकी संख्या कम होती है, ऊर्जा इनमें ज्यादा होती है, इसीलिए तो ये उल्टा बनता है। इस प्रकार ये जो पिरामिड बनता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, ऊर्जा और प्रक्रियाओं के संबंध को अत्यधिक और समझने में मदद करता है, ठीक है। आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए पिरामिड दिया गया है, ये आपका जलीय है इस साइड में, और ये आपका बायोमास है, या फिर आप लोग इसको बायोमास है ये। तो देखिए यहाँ पे जो आपका प्रोड्यूसर होते हैं जो शुरुआती होते हैं, इसके बाद में आपके हर्बीवोरस हो जाएंगे,
शाकाहारी वगैरह और मांसाहारी। यहाँ पे आप लोगों के कार्निवोरस मांसाहारी प्राइमरी में आ जाएंगे। सेकेंडरी में आप लोगों के सर्वाहारी हो जाएंगे, ठीक है, जो सब चीज खाते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को जलीय में फाइटोप्लैंक्टन्स मिलेंगे। फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद में आपके जू प्लैंक्टन्स आएंगे। जू प्लैंक्टन्स के बाद में यहाँ पे स्मॉल फिश हो जाएंगे। स्मॉल फिश के बाद में यहाँ पे बड़ी बड़ी लार्ज फिश पाई जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे खाद्य श्रृंखला में जीवों का सही क्रम पहचानना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन। बर्नाकल लार्वा होता है, डाइटम है, हेरिंग है, एरोक्रिम है, या फिर इनको एरोवॉर्म भी बोलते हैं। तो इनका भी आप लोग बताइए, आंसर कीजिए। चलिए देखिए, जो आपका खाद्य श्रृंखला है इसमें जब आप लोग जाएंगे सीक्वेंस से, सीक्वेंस से जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों का आता है डाइटम, ठीक है। क्या हो जाएगा, डाइटम आपका फर्स्ट पे हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिख लीजिए बी। डाइटम के बाद में आप लोग यूज करेंगे किसका, बर्ना का लार्वा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे दूसरे नंबर ए हो जाएगा, बी ए। और इसके बाद में आपका नंबर आता है एरोवॉर्म का, सी, यानी कि डी हो जाएगा। और इसके बाद में आपकी हेरिंग जो मछलियां होती हैं ये आती हैं, बी ए डी सी। ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं अपन लोग, बी ए डी सी सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। यहाँ पे इनकी व्याख्या दी गई है, इसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पर डाइटम, डाइटम के बाद में बर्नाकल लार्वा हो जाएगा, एरोक्रिम या फिर आपका एरोवॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पे हेरिंग हो जाएगा। डाइटम की अगर बात करें क्या होता है, तो डाइटम प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड अपन लोग छोड़ते हैं उसको ये हटाते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है फिर ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित होती है, जिसे वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हम जो भी सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं सांस लेने में, उसका कम से कम 20 से लेकर के 50% जो यूज होता है वो डायटम के द्वारा ही यहाँ पे बनाया जाता है। डायटम वैश्विक स्तर पर जलवायु को प्रभावित करते हैं। यह एक कोशिकीय शैवाल है, ठीक है। यानी कि इसका जो मेन काम क्या है डायटम का, ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हटा देते हैं, ऑक्सीजन उसमें निर्मित करते हैं। जो ऑक्सीजन अपन लोग लेते हैं उसका कम से कम वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार 20 से 50% ऑक्सीजन अपन जो ले रहे हैं वो डायटम के द्वारा बनाया गया ही अपन लोग ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। बर्नाकल लार्वा होता है, ये एक आर्थ्रोपॉड होता है, यानी कि जो हड्डियों में पाया जाता है। हड्डी वाले जो जीव होते हैं, जैसे कि आप लोग मछली वगैरह का यूज करेंगे तो उसमें क्या है, ऑर्थ्रोपॉड पाया जाता है। ये एक उपफाइलम क्रस्टेशिया में उपवर्ग होता है, सिरिपीडिया का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये आप सीरीपीडिया का यहाँ पे निर्माण होता है। और इसके लिए केकड़ों झींगा मछलियों से संबंधित होता है, यानी कि जब आप लोग खाएंगे केकड़े झींगा मछली खाएंगे तो अपने आप में बन जाएगा क्या, ये बार्नाकल लार्वा का यूज हो जाएगा। तो ये किस ज्यादातर मतलब किस में पाया जाता है, हड्डी वाले जीवों में पाया जाता है। बार्नाकल जो लार्वा होता है विशेष रूप से समुद्री होते हैं, यानी कि जो मछलियां वगैरह ये कहाँ पे पाई जाती हैं, आप लोगों के समुद्री क्षेत्र में पाई जाती हैं। उथले और ज्वारीय पानी में ये रहते हैं। हेरिंग भी एक प्रकार का क्या है, आर्थ्रोपॉड ही है, मछली की ही प्रजाति है, जो कि क्रस्टेशियन आर्थ्रोपोड का एक बहुत बड़ा समूह बनाते हैं। इसमें केकड़े आते हैं, झींगा मछली आती है, क्रेफिश आती है, झींगा आती है, क्रिल आती है, बर्नाकल, ये सभी शामिल होते हैं। ये इसकी बात है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे दो कथन दिए गए असर्शन और रीजन के रूप में, इनके आप लोगों को आंसर करने हैं। यहाँ पर दिया गया है कि जो नगरीय ऊष्मा द्वीप है वह महानगरीय क्षेत्र है, जो कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक गर्म होता है, ठीक है। आप लोगों से नगरीय ऊष्मा द्वीप आप लोगों ने सुना होगा क्या होता है। देखिए जैसे आप किसी भी एरिया में रहते हैं, अगर आप कोई टाउन एरिया में रहते हैं या फिर आप विलेज एरिया में रहते हैं तो आपके पास में कोई टाउन होगा और नगर होगा, और आप नगर में रहते हो तो आप नगर को आसानी से समझ पाएंगे। तो ये आपका क्या है, एक नगरीय क्षेत्र है, और इसके और पास आप लोगों का गांव बसा हुआ है। अब यहाँ पे क्या आप लोगों को सभी सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे कि आपकी चिकित्सीय सुविधाएं हो गई और आपकी एजुकेशन सुविधाएं हो गई,
पानी की अच्छी व्यवस्था है, बिजली की अच्छी व्यवस्था है, और जो आपके वाहन वगैरह यानी कि जो आपके रिसोर्सेस हैं यहाँ पे अच्छी खासी है, नौकरी की भी यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है। और ये जो आपका और पास का गांव है यहाँ पे ये वाली व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे स्कूल तो है लेकिन यहाँ पे चिकित्सीय सुविधा नहीं है आप लोगों को, यहाँ पे वाहन की सुविधा नहीं है, रोजगार की सुविधा नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग यहाँ पे आना पसंद कर जाएंगे, करेंगे ना। जब आप लोग यहाँ पे आएंगे तो ये जगह जो होगी वो क्या हो जाएगी, कंजस्टेड हो जाएगी, बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अभी आप लोग आकर के रहने लग गए। जब आप लोग आकर के यहाँ पे रहोगे तो अपने लिए यहाँ पे जमीन भी देखोगे, जमीन देखोगे तो वहां पे आप लोग कंस्ट्रक्शन का काम करवाओगे, कंस्ट्रक्शन यानी कि आप लोग घर बनवाओगे, बिल्डिंग बनवाओगे। जब आप रोजगार करोगे तो वो भी आप लोग कुछ ना कुछ, या तो यहाँ पे आ, बाइक चलाओगे, यहाँ पे रोजगार के लिए आप लोग बसों का यूज करोगे, मेट्रोपॉलिटन जो एरिया होते हैं वहां पे ट्रेन भी चलती हैं। तो ये सभी क्या होता है, इनसे प्रदूषण होता है, कारें चलती हैं, बसें चलती हैं रोजगार के लिए। सब लोग अपना सुबह से शाम तक बाहर घूमते हैं, निकलते हैं। और यहाँ पे अब जब रहने के लिए आप आवास बनवाओगे तो कहीं ना कहीं से आप लोग पेड़ों को काटोगे, जो आपकी खाली जगह होगी वहां से पेड़ कट जाएंगे, पेड़ कट जाएंगे, आप लोगों को गर्मी महसूस होगी, गर्मी महसूस होगी तो आप लोग एयर कंडीशनर लगाएंगे, घर में रेफ्रिजरेटर रखेंगे। जब ये सभी चीजों को आप लोग यूज करोगे तो इनसे क्या होगा, यहाँ पे हीट बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, गर्मी अधिक होगी। तो यही बात तो ये कह रहा है कि जो आपका नगरीय ऊष्मा द्वीप होता है वो महानगरीय क्षेत्र होता है, बिल्कुल महानगरीय क्षेत्र होता है, जो कि आसपास का ये वाला जो ग्रामीण इलाका है यहाँ से अधिक गर्म होता है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप लोग नगर में रहिए और उसके बाद में आप लोग यहाँ पे 2 दिन रहिए और यहाँ पे 2 दिन रहिए। अंतर आप लोग खुद महसूस कर लेंगे कि हाँ यार, यहाँ पे कितनी भगदड़ गर्मी है, यहाँ पे कितनी शांति है, आराम से अपन लोग रह पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक सुविधाओं की जो अपन लोगों को डेली की सुविधा है, नीडेड है, वो कमी है। दूसरा यहाँ पर रीजन बता रहा है कि महानगरीय क्षेत्रों में वहां की जनता भवनों, कारों, बसों और ट्रेनों की ऊर्जा से गर्मी उत्पन्न होती है। तो अभी आप लोगों ने यही बात समझा था कि यहाँ पे यूज होता है वाहनों का, मोटर वाहनों का। क्यों, क्योंकि अपन लोग को बच्चे भी जब स्कूल जाएंगे तो उनके लिए बसें लगी हुई हैं। आप लोग जब किसी काम के लिए, रोजगार के लिए जा रहे हैं बाहर घर से, तो आप लोग भी वाहन का ही यूज कर रहे हैं। तो ये सभी क्या है, गर्मी का कारण यहाँ पे ये बन रही है। तो महानगरीय क्षेत्रों में वहां की जनता भवनों, कारों, बसों और ट्रेनों की ऊर्जा से गर्मी उत्पन्न होती है। रीजन भी आप लोगों का सही है, इंग्लिश में देख लीजिए। इन मेट्रोपॉलिटन एरिया हीट इज क्रिएटेड बाय एनर्जी फ्रॉम ऑल द पीपल बिल्डिंग कार्स, बसेज एंड ट्रेन्स। ये भी आपका सही हो जाएगा। और जो आपका असर्शन दिया गया है, एन अर्बन हीट आइलैंड इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया विच इज वार्मर देन द सराउंडिंग रूरल एरिया। यानी कि ए सही है आप लोगों का, आर सही है। ऑप्शन जो करेक्ट होगा, ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो व्याख्या दी गई थी वो भी सही है कि क्यों वो आपका क्षेत्र गर्म है, और जो रीजन दिया गया था वो सही है, और अससन तो आपका सही है ही। इसकी व्याख्या देख लीजिए, वैसे व्याख्या तो देखने की जरूरत है नहीं, हम लोगों ने समझ लिया है, फिर भी आप लोग देख लीजिए। नगर के केंद्रीय व्यवसाय या फिर चौक क्षेत्र में उच्च तापमान को ऊष्मा द्वीप कहा जाता है। ऊष्मा द्वीप क्या होता है, इसको भी आज समझ लीजिए। जो हाई टेम्परेचर होता है इसके कंपेयर में यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ऊष्मा द्वीप हो जाएगा। यदि किसी भी नगर के तापीय पार्श्व चित्र पर दृष्टिपात किया जाए तो स्पष्ट होता है कि नगर के केंद्र में उच्च तापमान होता है, केंद्र से बाहर की ओर में जो तापमान होता है उसमें कमी होती जाती है। तापमान में जो कमी होती है मंद गति से होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप लोगों को 20 मिल गया, सॉरी, यहाँ पे आप लोगों को 40 डिग्री टेम्परेचर मिला और जब आप यहाँ पर चले जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को 20 मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ आपको 2 डिग्री, बहुत से बहुत 3 डिग्री का अंतर अंतर देखने को मिलेगा। अभी मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी आगरा में ही, तो जहाँ पे हम रहते थे और जहाँ पे मेरा कॉलेज था, कॉलेज बिल्कुल कंजस्टेड एरिया में था, लेकिन उसमें इतने पौधे पेड़ लगाए गए थे कि वहां का जब भी सर्वे हुआ है मेरे कॉलेज का, तो उसमें हमेशा 2 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम निकलता है। अभी भी कई सालों से उसमें सर्वे होता है और यही उसमें देखा जाता है। तो देखिए, जो आपका पेड़ों का प्रभाव है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए जो बोलते हैं ना कि वृक्ष लगाइए, वृक्ष लगाइए, अपने आगे वाली जो पीढ़ी है उनको बचाइए। तो वृक्ष लगाने चाहिए, लेकिन कहाँ से लगाएं यार, इतनी जगह नहीं है, अपने रहने के लिए दिक्कत हो जाती है, फ्लैट बन गए हैं उनमें, तो कहाँ से पेड़ लग जाएंगे। तो समझ सकते हैं सभी की प्रॉब्लम होती है। तापमान में ये जो गति होती है मंद गति से होती है। ग्रामीण क्षेत्र की सीमा पर तापमान में अचानक कमी हो जाती है। केंद्रीय क्षेत्र के उष्माद्वीप बनने में निम्न कारकों का योगदान होता है। नगरीय क्षेत्र की पक्की संरचना, जो आपकी पक्की सड़कें होती हैं, वनस्पति आवरण वाली संरचनाओं की अपेक्षा अधिक अवशोषण करती हैं। और जो आपकी बृहद औद्योगिक नगर होते हैं, महानगरों में मानव जनित स्रोतों से कोयले की भट्टी यहाँ पे लगी हो, गैसों से घर बनते हैं, जो गैस हैं वो घरों में चलती हैं।
ग्रहों का उत्सर्जित ऊष्मा से भी अतिरिक्त ऊष्मा मिलती है। आधुनिक नगरों में निर्माण में प्रयोग की जाने वाली निर्माण सामग्री जैसे पक्की दीवारें हो गई, फर्श हो गई, खंडों के कारण मकान होते बनते हैं यहाँ पे। इनके कारण क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। ये क्या होता है, जो सौलिक विकिरण होता है इसका अधिकाधिक मात्रा में अब्जॉर्प्शन करते हैं, अवशोषण करते हैं। इसके कारण जो होता है आपका जो क्षेत्र गर्म होता चला जाता है। बड़े-बड़े नगरों में जो सतह में जल का अभाव होता है, इसके कारण वाष्पीकरण नहीं होता है, इसके कारण जो ऊष्मा है वो खर्च नहीं हो पाती है, इसलिए भी गर्म होता है। नगर के ऊष्मादीप की तीव्रता तथा नगर की जनसंख्या एवं भवनों के घनत्व में सीधा धनात्मक संबंध होता है। नगरों में भवनों के उच्च घनत्व में होता है, सकरी सड़कें होती हैं, गलियों वाले भाग में तापमान अधिक हो जाता है, जबकि विरल भवन जो आपके बड़ी-बड़ी जगहों में होते हैं, चौड़ी-चौड़ी सड़कें होती हैं, गलियों वाले जो मकान होते हैं, वहां पर तापमान थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। सही कथनों की यहाँ पे पहचान करनी है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। पहला यहाँ पे दिया गया है कि जो बड़े आकार के पेड़ हैं उनकी घनी जनसंख्या वाले वनों का अर्थ आवश्यक नहीं है कि वन प्राथमिक उत्पादन में भी अधिक दक्ष हैं। यानी कि ये बोल रहा है कि जो बड़े पेड़ होते हैं, एक मिनट, ये कह रहा है कि जो बड़े आकार के पेड़ होते हैं, जो बड़े बड़े आप लोगों ने पेड़ देखे होंगे, इनकी जनसंख्या घनी होती है। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि वो प्राथमिक उत्पादन में भी धनी है। मतलब प्राथमिक उत्पादन वो ज्यादा करेंगे। अ लार्ज साइज ट्री विद डेंस पॉपुलेशन, उनकी घनी आबादी भी है, डज नॉट नेसेसरली मीन दैट द फॉरेस्ट वुड बी मोर इफिशियंट इन टर्म ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि उत्पादक का आकार प्राथमिक उत्पादन की दक्षता से प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है। यानी कि जो उत्पादक होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, उसका आकार जो होता है प्राथमिक उत्पादन की दक्षता से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। यानी कि द साइज ऑफ प्रोड्यूसर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द एफिशिएंसी ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग इनके देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे और भी दिए गए हैं। एक पारतंत्र में विकिरित ऊर्जा का नियतन उत्पादन की दक्षता का निर्धारण करता है। यानी कि जो एक पारतंत्र होता है उसमें जो ऊर्जा निकलती है, उसका उत्पादन जो होता है उसकी दक्षता का निर्धारण करता है कि हाँ ये कितना धनी है ऊर्जा देने में। द रेट ऑफ फिक्सेशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी इन एन इकोसिस्टम डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। डी में देखिए यहाँ पे जो शीतोष्ण वन है उनकी कुल प्राथमिक उत्पादकता उष्णकटिबंधीय वनों से अधिक होती है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ टर्म टेम्परेट फॉरेस्ट इज मोर देन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को दिए गए हैं ए बी बी सी, सी डी और ए सी। यहाँ पे कौन सा सही है, आंसर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो आपका पहला ऑप्शन था ये कह रहा था कि जो बड़े आकार के पेड़ होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो खजूर का पेड़ होता है, पंछी को छाया नहीं फल्ला के दूर, तो इसमें ये वाला आप लोग शामिल कर सकते हैं कि जितना बड़े आकार का पेड़ होगा, घनी जनसंख्या होगी उनकी, तो उनका ये अर्थ आवश्यक नहीं है कि वो जो प्राइमरी प्रोडक्शन है उसमें भी वो दक्ष होंगे, धनी होंगे। ये आपका ऑप्शन ए सही है। बी में ये कह रहा है कि उत्पादन का आकार प्राथमिक उत्पादन की दक्षता से संबंधित होता है, प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है, तो आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, यहाँ पे ये सी ऑप्शन कह रहा था कि एक पारतंत्र में विकिरित ऊर्जा का नियतन उत्पादन की दक्षता का निर्धारण करता है। यानी कि जो एक पारतंत्र होता है, आप लोगों का इकोसिस्टम होता है, उसमें जो ऊर्जा निकलती है वो उत्पादन की दक्षता को निर्धारण करता है। तो ये बात आप लोगों की सही है कि जो पारतंत्र में ऊर्जा निकलती है वही उसकी दक्षता को निर्धारित करती है। सी ऑप्शन भी आप लोगों का सही हो जाएगा। डी आप लोगों का वैसे गलत है कि शीतोष्ण वनों की कुल प्राथमिक उत्पादकता उष्णकटिबंधीय वनों से अधिक होती है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट होगा वो आप लोगों का ए और सी हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर पहला ही दिया गया है कि जो वास्तव में वन है उनकी समृद्धि और उत्पादक का जो संबंध होता है उनकी विविधता, प्रकार और जीवों की संख्या के साथ में होता है। आप लोगों को इसको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, जूम कर लेना आप यूट्यूब से, ठीक है।
जीव जंतुओं के लिए छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, छोटी छोटी झाड़ी झुलाब होती हैं, कुछ घासें होती हैं, एक प्रकार की क्या होती है, प्राथमिक भोजन होते हैं, क्योंकि वहां पे जो जीव जंतु होते हैं आराम से पहुंच सकते हैं। जो ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पेड़ होते हैं वहां तक हर एक जीव जंतु नहीं पहुंच सकते। जबकि जो बड़े पेड़ होते हैं, झाड़ियां होती हैं, अधिक संरक्षित होती हैं, स्थल रूप होते हैं, यहाँ पे कार्य कर सकते हैं, जो कि अन्य जीवों के लिए आवास, संरक्षण और पोषण का स्रोत बनते हैं। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ये काफी घने होते हैं, ये उनके खाने के लिए तो नहीं, लेकिन उनके आवास के लिए, रहने के लिए काफी फायदेमंद रहते हैं, वो उनमें अपना जीवन गुजार सकते हैं। वनों की जनसंख्या और वनों के प्राथमिक उत्पादन क्षमता के बीच में एक संतुलन को बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। अत्यधिक जो वन होते हैं, संवेदनशीलता, वायुमंडलीय परिवर्तन और प्राकृतिक संतुलन में बदलाव का कारण बन सकते हैं, जिससे उत्पादन कम हो सकता है और बाधाएं भी बढ़ सकती हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पे, एक पारतंत्र में विकृत ऊर्जा का नियतन उत्पादन की दक्षता का निर्धारण करता है। यानी कि जो पारतंत्र होता है और या फिर आपका जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उसमें सभी जीव, जैसे कि आपके पौधे हो गए, जंतु हो गए, छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, मानव या फिर भौतिक कारकों में परस्पर यहाँ पे क्रिया करते हैं। ये प्रकृति में संतुलन को बनाए रखते हैं। इनमें से आप किसी भी एक चीज को खत्म कर दीजिए तो उससे ही आपका संतुलन बिगड़ने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपन लोग, आपने जो ऊर्जा पिरामिड है उसको पढ़ा होगा, चक्र जो पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि जो छोटे छोटे जो घासें होती हैं, घासों से जो डिकम्पोजर होते हैं, यानी कि जो आपके डिकम्पोजर नहीं, छोटे छोटे जो जंतु होते हैं, ये पौधे को खाते हैं, जंतुओं को ये सूक्ष्म जीव खाते हैं, मानव इनको खाते हैं। मानव तो सर्वाहारी होता है, क्या सब चीज खाता है। तो जब किसी भी चीज को आप लोग एक को खत्म करेंगे तो आपका जो संतुलन होगा वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, वातावरण में संतुलन को बनाए रखे हैं। किसी भी क्षेत्र के सभी जीव वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारतंत्र बनाते हैं। अतः एक पारतंत्र में सभी जीवों, जैव घटक और अजैव घटक शामिल होते हैं। यानी कि जो पारतंत्र होता है वो किसी एक से बन करके नहीं बना होता है, इसमें सभी जीव होते हैं, जंतु शामिल होते हैं, पौधे इसमें शामिल होते हैं, मानव, जैविक घटक, अजैविक घटक सभी इसमें शामिल होते हैं। भौतिक कारक जैसे कि यहाँ पे ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज, ये सभी क्या होते हैं, अजैविक घटक होते हैं, ये भी एक पारतंत्र में शामिल होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम में यहाँ पे ऊर्जा पहुंचती है, ऊर्जा प्रणाली यहाँ पे प्रवेश करती है। पौधों के ऊतकों में ये समाहित होती है। जो पौधे अपना भोजन है वो कहाँ से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। तो ये भी एक क्या हो जाएगा, पारतंत्र का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पे, कौन सा जो भूमंडलीकरण तापन ग्लोबल वार्मिंग का साक्ष्य नहीं है, बताइए। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट एविडेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। बढ़ता समुद्र स्तर, यानी कि राइजिंग सी लेवल। अंटार्कटिक के कुछ ढालों से घास विलुप्त हो गया है, यानी कि ग्रास हैज डिसअपियर्ड ऑन सम स्लोप ऑफ अंटार्कटिका। पर्वतों में ऊपर की तरफ खिसकती हुई वृक्ष रेखा। उष्णकटिबंधीय रोगों का ध्रुवों की तरफ में खिसकना। तो यहाँ पे देखिए, जो ग्लोबल वार्मिंग का हिस्सा नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, जब अपना जो वायुमंडल है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट बढ़ रही है, हीट भरने बढ़ने के कारण जो गर्मी अपन लोग महसूस कर रहे हैं वो आप लोग ग्लोबल वार्मिंग में करते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग सीधा संबंध समझ लीजिए कि जो टेम्परेचर है उसका बढ़ना। टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, सी लेवल बढ़ेंगे कि घटेंगे, बढ़ेंगे ना। कैसे बढ़ेंगे, जो आपके ग्लेशियर होते हैं, बर्फ जो होती है वो मेल्ट होती है, मेल्ट होकर के पानी कहाँ पे जाता है, नदियों के द्वारा ये समुद्र में पहुंच जाता है। यानी कि जो बढ़ता हुआ समुद्र जल स्तर है, ये किसका उदाहरण हो जाएगा, ये उदाहरण हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग का, भूमंडलीय तापीकरण का हो जाएगा। यानी कि आपका जो पहला ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं होगा। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि अंटार्कटिका के कुछ ढालों से घास विलुप्त हो गया है, इसको अभी अपन लोग समझेंगे, छोड़ना इसको। ठीक है, पर्वतों में ऊपर की तरफ न खिसकती हुई वृक्ष रेखा। अब आप पर्वतों की बात करेंगे तो पर्वतों पर क्या पाई जाती है, बर्फ पाई जाती है। ये बात किसकी कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की कर रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही तो वहां पे घास उग रही है। कैसे उग रही है, क्योंकि वहां पे बर्फ है जो कि पिघल रही है, पिघल रही है तो वो एक पानी के रूप में मेल्ट हो रही है। वहां पे जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो रही है, तो वहां पे क्या हो रहा है, अभी छोटी छोटी वहां पे घासें हो रही हैं, वृक्ष हो रहे हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, आप लोगों का एक आंसर नहीं होगा।
कुछ उष्णकटिबंधीय रोगों का ध्रुवीय ध्रुवों की तरफ में खिसकना। अब ध्रुवों की तरफ में खिसकने की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि ध्रुवों पे भी अब गर्मी पहुंच रही है, टेम्परेचर वहां का बढ़ रहा है तो जो आपके उष्णकटिबंधीय रोग हैं वो कहाँ तक पहुंच रहे हैं? पोलर एरिया तक पहुंच रहे हैं। क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि वहां पे ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन भी आप लोगों का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग के साक्ष्य है और यहाँ पे नहीं पूछा है। नहीं में आप लोगों का एक अंटार्कटिका है, इसके कुछ ढालों से घास विलुप्त हो रही है। तो देखिए यहाँ का टेम्परेचर इतना ही वैसे ही ज्यादा है कि घास तो यहाँ पे हो ही नहीं सकती है। तो ये आपका क्या है? भूमंडलीकरण का तापन तो नहीं होगा। इसकी व्याख्या आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। जो भूमंडली ग्लोबल वार्मिंग है, संसाधनों के अत्यधिक दोहन हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा मानवीय क्रियाओं के कारण ही अपन लोग ही सबसे ज्यादा इनका दोहन कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? जो वायुमंडल है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। मीथेन गैस की भी यहाँ पे मात्रा आप लोगों को बढ़ने को देख रही हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हाई टेम्परेचर है, जैसे कि पावर प्लांट हो गए, ऑटोमोबाइल हो गए, वनों की कटाई अपन लोग कर रहे हैं। ये सभी से क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, पृथ्वी को अपेक्षाकृत काफी तेजी से गर्म कर देता है और इनके प्रभावों से वर्षा के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है, वन्य जीव प्रजाति का विलुप्त होना हो रहा है। यानी कि गर्मी, कुछ ऐसे जीव हैं जो कि गर्मी इतना नहीं झेल पा रहे हैं, तो वो भी क्या हो रहा है? विलुप्त होते जा रहे हैं। रोगों का प्रसार बढ़ रहा है। आर्थिक नुकसान आप लोगों को देखने को मिल रहा है। जंगलों में आग लग रही है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा अमेजन की जंगल है, उसमें कई महीने तक आग चली थी। तो वो क्या कारण था? उसका कारण ग्लोबल वार्मिंग था। पर्वतों में ऊपर की ओर में खिसकती हुई वृक्ष रेखा है। कुछ उष्णकटिबंधीय रोगों का ध्रुवों की तरफ में खिसकना भी क्या हो जाएगा? ये सभी एक ग्लोबल वार्मिंग के साक्ष्य हो जाएंगे, निकाय के हिस्सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो आपने ये देखा है ना, जंगलों में आग, ये हमने अभी सामने अपने गांव में देखी है। इसी साल जो आपके मई जून की गर्मी पड़ी थी 20 दिन की, बहुत ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे, हमारे यहाँ का टेम्परेचर 49 पहुंच गया था। तो जो रोड साइड में जो पेड़ खड़े थे ना, वो खड़े खड़े जल गए, बिल्कुल काले पड़ गए थे। एक साइड में करीब 20 किलोमीटर तक पेड़ लगे थे, वो सब काले पड़ गए। तो इसी तरीके से जो आग लगती है, क्यों लगती है? ग्लोबल वार्मिंग की तरह। आगे देखिए यहाँ पे जो अंटार्कटिका है, एक बेहद ठंडा महाद्वीप है, तो जिसमें बहुत सीमित मात्रा में वनस्पति है, जिसमें से मुख्य रूप से काई मिल जाएगी आप लोगों को, लाइकेन मिल जाएगा, शैवाल मिल जाएगा। ये सभी यहाँ पे शामिल होते हैं। कठोर जलवायु के कारण वहां पे घास, वहां की मूल या फिर आम वनस्पति नहीं हो सकती। यदि कोई कहे कि दावा करे अंटार्कटिका की ढलानों पर गायब होने वाली जो घास है वो ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत समझाएगा, क्योंकि वहां अभी इतना ठंडा है कि इतना टेम्परेचर नहीं पहुंचाया जाएगा कि वहां की जो बर्फ है वो पिघलने लग जाएगी। तो इसको आप लोग अभी गलत समझना, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नीचे दो कथन दिए गए हैं असर्सन रीजन के रूप में। पहला पढ़िए यहाँ पे असर्सन, और उसके बाद में आप लोग दूसरा पढ़िएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, जो भूमंडलीय तापन है, इससे जो जीव पहले गर्म प्रदेशों तक सीमित थे, वे ध्रुवों की ओर अधिक सामान्य हो जाएंगे। अभी आप लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग ही पढ़ा है, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगा करके चलना। विद ग्लोबल वार्मिंग, ऑर्गेनिज्म दैट वर फॉर्मली रेस्ट्रिक्टेड टू वार्मर रीजन विल बिकम मोर कॉमन टुवर्ड द पोल्स। तो बताइए, क्या ये पोल्स तक जो आपके गर्मी में रहने वाले जीव थे, ध्रुवों की ओर में अधिक सामान्य हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? जलवायु परिवर्तन से जीवों के भौगोलिक वितरण में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होता है। यानी कि जब क्लाइमेट चेंज होगा, तो उसमें जीवों का जो भी भौगोलिक परिवर्तन है, जो भी जीवन वो जी रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा क्या? बताइए आप लोग। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ए और आर दोनों सही है, व्याख्या सही है उनकी। ए और आर दोनों गलत, सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। तो देखिए, अभी आप लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग को अच्छे से समझा है, जिसमें पोल एरिया को भी आपने अच्छे से समझ लिया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो भूमंडलीय तापन है, इससे जो जीव पहले गर्म प्रदेशों में रहते थे, वहां तक सीमित थे, वो अब ध्रुवों की ओर में अधिक सामान्य हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे भी अब टेम्परेचर बढ़ने लगा है, उनके रहने लायक उनको आवास मिल जाएगा, जो भी उनको क्लाइमेट चाहिए वो उनको मिल जाएगा, तो वहां पे आराम से वो लोग जीवित रह सकते हैं। तो यानी कि आप लोगों का जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अभी जो जलवायु परिवर्तन से जीवों के भौगोलिक वितरण में
महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होता है, बिल्कुल गलत बात है ये। आप खुद भी अपना पानी चेंज करके देख लीजिए, सिर्फ एक पानी चेंज कीजिए, या आपसे आप लोग आगरा से दिल्ली चले जाइए तो भी आप लोगों को जुकाम हो जाएगा। यानी कि आपका जो जलवायु परिवर्तन है वो चेंज हो गया है, तो आपको सूट नहीं हुआ ना, तो आपको बदलाव देखने को मिला अपनी ही बॉडी में। कहीं आप लोग जाइए तो आप बोलते हैं ना, हमें पानी सूट नहीं किया, मैं तो यहाँ पे काला हो गया, मैं तो यहाँ पे गोरा हो गया। तो ये भी क्या है कि जलवायु का परिवर्तन होता है, तो आपको वहां पे बदलाव देखने को ही मिलता है। यानी कि आप लोगों का जो रीजन दिया गया वो बिल्कुल गलत है, अससन सही है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो तीसरा हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए व्याख्या। यहाँ पर पहला दिया गया है कि जो भूमंडलीय तापन है, इसके सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की सतह पर विभिन्न क्षेत्रों में ताप विभिन्न रूपों में प्रसारित होता है, और यह ताप प्रसारण समान रूप से चलता है, जो कि जीवों के जीवन संभावना को प्रभावित करता है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है तो इसका सीधा जो प्रभाव है वनस्पतियों पर देखने को मिलता है, पशुओं के जीवन पर देखने को मिलता है। गर्मी के इलाकों में जो वनस्पतियां और जो पशु होते हैं पहले आसानी से जीवित रहते थे, वे अब पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की ओर में प्रभावित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो जीवों की अधिकांश तात्विक और जीवात्मक क्रियाएं हैं, उनके पर्यावरण में तापमान के परिवर्तन के आधार पर आधारित होती हैं। क्योंकि जो तापमान है परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा तापमान हो रहा है तो ध्रुवों की ओर में थोड़ा सा, अब यहाँ की बजाय नॉर्मल है तो वो लोग वहां पे चले जाएंगे। उदाहरण के रूप में अगर आप देखिए, जो सोनारिया है, मैंग्रोव वनस्पति अक्सर गर्म क्षेत्रों में और तटीय क्षेत्रों में पाई जाती थी, जैसे कि जो समुद्र तट होते हैं उनके किनारों पर मिलेंगी आप लोगों को। अब वे कहाँ है, उन क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं जो पहले उनके लिए अधिक उपयुक्त नहीं थे, जैसे कि ध्रुवों की ओर में। अब आप लोगों को ध्रुवों की ओर में भी मैंग्रोव वनस्पतियां देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पे जो आपका आर दिया गया था वो गलत है, क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन होता है उसके कारण तापमान और अन्य पर्यावरणीय जो परिस्थितियां होती हैं उसमें भी बदलाव देखने को मिलता है। सीधे तौर पर कुछ जो प्रजातियां होती हैं उनको प्रभावित करता है जलवायु परिवर्तन। महत्वपूर्ण जो आवास होते हैं, संसाधनों की उपलब्धता, इनमें परिवर्तन करके प्रजातियों के भौगोलिक वितरण में महत्वपूर्ण बदलाव ला देता है। और यह न केवल व्यक्तिगत प्रजातियों को प्रभावित करता है बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को भी ये बाधित कर देता है। जब किसी एक चीज पर इफेक्ट पड़ता है तो यानी कि पूरा जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है उस सभी पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अच्छा, यहाँ पे और दिया गया है, उदाहरण दिया गया है यहाँ पे देखिए, जो ध्रुवीय भालू होते हैं उनके लिए ठंडे आर्कटिक वातावरण अत्यधिक अनुकूल होते हैं। ये भालू अपने मुख्य शिकार सील के शिकार के लिए समुद्री बर्फ पर निर्भर होते हैं। जो आपका जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके कारण बर्फ पिघल रही है, अंटार्कटिक गर्म हो रहा है, जिससे जो ध्रुवीय भालू हैं इन परिवर्तनों के अनुकूल ढलने में चुनौतियों को सामना वो करना पड़ रहा है। उनको शिकार के लिए बर्फ की उपलब्धता कम हो रही है, जिससे ध्रुवीय भालुओं को इन परिवर्तनों के अनुकूल ढलने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शिकार के लिए जो बर्फ की उपलब्धता है वो कम हो रही है, ये आपको बार बार लिख दिया यार। इनको जो ध्रुवीय भालू है उनको अब मैदानी क्षेत्र कम मिल रहा है, अधिक दूरी इनको तय करनी पड़ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, जो भी परिवर्तन होता है उससे जीव जंतु प्रभावित होते हैं, और उसमें महत्वपूर्ण नहीं दिया था तो आप लोगों का वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है यहाँ पे, कार्बन सिंक शब्दावली का उपयोग निम्नलिखित में से किस एक के लिए किया जाता है? द टर्म ऑफ कार्बन सिंक इज यूज्ड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग? जीवाश्म ईंधन जलाने के लिए यानी कि फॉर बर्निंग फोसिल फ्यूल्स, ज्वालामुखी विस्फोट के लिए फॉर वॉल्केनिक एरप्शन, वनों के लिए फॉर फॉरेस्ट, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया के लिए फॉर अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। तो ये जो आपका कार्बन सिंक है किसके लिए किया जाता है? कार्बन सिंक का देखिए जो उपयोग करते हैं अपन लोग इस शब्दावली का, वो करते हैं वनों के लिए। किसके लिए करते हैं? वनों के लिए करते हैं, फॉर फॉरेस्ट करते हैं। तीसरा ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। जो कार्बन सिंक है इसका अपन उपयोग करते हैं वनों के लिए। कार्बन सिंक ऐसे स्थान या फिर उत्पाद होते हैं जो कि कार्बन या फिर कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक के रूप में संग्रहित करते हैं। इनको वो क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। कार्बन सिंक वातावरण उत्सर्जित होने वाले अधिक कार्बन को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। वे पृथ्वी के कार्बन चक्र को विनियमित करने में और वातावरण में CO2 की मात्रा को संतुलित करने में मदद करते हैं। कौन करते हैं? जो आपके वन होते हैं। ठीक है,
ये क्या करते हैं, जो आपकी CO2 की मात्रा है इसको संतुलित करते हैं। जलवायु परिवर्तन होता है उसके बढ़ते प्रभाव के कारण वातावरण में कार्बन की मात्रा को कम करने तथा कार्बन सिंक की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। कार्बन सिंक में प्राकृतिक और कृत्रिम दो तरीके के हो सकते हैं। प्राकृतिक में अगर आप लोग देखें तो जो आपके प्राकृतिक कार्बन सिंक होते हैं धरती पर वर्षों से मौजूद हैं, जैसे आप लोगों के वायुमंडल में फैलने वाले मुख्य ग्रीन हाउस गैस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती हैं, संग्रहित करती हैं और यह प्राकृतिक रूप से काम करते हैं। वायुमंडल के तापमान को संतुलित करते हैं, साथ ही ग्लोबल वार्मिंग को भी रोकने में ये मदद करते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, जो आपके पेड़ पौधे हो जाएंगे, वन है, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, वन है, महासागर है, मिट्टी है, अन्य जीव जो भी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन को अपने वातावरण में अब्जॉर्ब करते हैं, ये क्या करते हैं और संग्रहित करते हैं। तो ये आपके प्राकृतिक कारक हो जाएंगे। अब कृत्रिम कार्बन सिंक देख लीजिए। तो ये जो आपके कृत्रिम होते हैं, ये ऐसी जो मानव निर्मित प्रणाली होती है, यानी कि इंसान के द्वारा बनाए गए होते हैं, प्रकृति के द्वारा ये नहीं बनाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। और इन प्रणालियों का उपयोग अक्सर कार्बन कैप्चर स्टोरेज CCS तकनीक के संदर्भ में किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है औद्योगिक प्रक्रियाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके इसे भूमिगत भूगर्भीय संरचनाओं या फिर अन्य भंडारण सुविधाओं को संग्रहित करके ग्रीन हाउस गैस है उत्सर्जन को कम करना है। उदाहरण के लिए आप लोग देखिए, जो कार्बन कैप्चर है और स्टोरेज CCS हो जाएगा। कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के साथ में बायो एनर्जी हो जाएगा, वनीकरण हो जाएगा। इन सभी से क्या हो सकता है, आप लोग कार्बन जो कृत्रिम कार्बन सिंक है इसका निर्माण कर सकते हैं। आगे बढ़िए। और भी ये देखिए, यहाँ पे परीक्षा उपयोगी यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ब्राजील है, क्या है आपका ये देश है ब्राजील, ये दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है अमेजन धरती पर। सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक कार्बन सिंक है। भूटान का 70%, 70% से अधिक जो है भूमि क्षेत्र वनों से आच्छादित है। भूटान में जीरो कार्बन नीति लागू है, ठीक है, अच्छा चल रहा है यहाँ पे। जीरो कार्बन नीति लागू की है। इसका उद्देश्य क्या है, अपने पर्यावरण को बनाए रखना, देश के द्वारा उत्सर्जित कार्बन की तुलना में अधिक कार्बन को अवशोषित करना, यानी कि जो भी कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है उस सभी को 100% का अपन लोग को एब्जॉर्ब कर लेना है। भारत का पहला कार्बन मुक्त जो राज्य है वो आप लोग का हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश फिनलैंड है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोषक स्तर में उत्पादकों को सम्मिलित हैं, कौन से सम्मिलित हो जाएंगे पोषक स्तर में उत्पादक में, प्रोड्यूसर इन द ट्रॉपिक लेवल इंक्लूड प्रकाश संश्लेषी हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु यानी कि फोटोसिंथेटिक ग्रीन प्लांट, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, रसायन संश्लेषी जीवाणु यानी कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, मेंढक जो फ्रॉग होते हैं। तो कौन कौन है जो इसमें शामिल हो जाएंगे पोषक स्तर में, आंसर कीजिए फटाफट से। चलिए, तो देखिए जो आपके पोषक स्तर में उत्पादकों में पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है, प्रोड्यूसर पूछा गया है, तो आप लोग का जो हरे पौधे हैं वो नहीं आएंगे, यानी कि जो आपका प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो जाएंगे, और जो आपके रसायन संश्लेषी जीवाणु हो जाएंगे। ये दोनों आप लोगों किस में हो जाएंगे, उत्पादकों में हो जाएंगे, पोषक स्तरों में प्रोड्यूसर में हो जाएंगे, यानी कि आपका जो ऑप्शन सही होगा वो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसमें पूछा गया है उत्पादक पूछे गए ना, तो हाँ आपके हरे पौधे शामिल होंगे यार, गर्मी के चक्कर में दिमाग तो मेरा शांत हो गया। ये भी इसमें शामिल हो जाएगा, A, B और C तीनों शामिल होंगे, यानी कि आपका जो C ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए, ABC तीन सही हो जाएंगे। किसी भी पारतंत्र की क्रियाशीलता उसके स्थायी रहने के लिए सौर ऊर्जा के निरंतर निवेश की आधारभूत आवश्यकता होती है। प्राथमिक उत्पादक प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादपों के द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न किए गए जैव मात्रा या फिर कार्बनिक सामग्री की मात्रा होती है। इसे भार G² या फिर ऊर्जा KCAL मीटर स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसको थोड़ा बहुत आप लोग गौर कर लेना,
कभी कभार हो सके तो पूछ लिया जाए, वैसे तो पूछा नहीं जाएगा। जैव मात्रा की दर को उत्पादकता कहते हैं। जो आपकी जैव मात्रा होती है उसकी कितनी दर है, कितनी परसेंटेज है, उसको अपन लोग उत्पादकता कहते हैं। जिससे विभिन्न पारतंत्रों की उत्पादकता की तुलना की जा सकती है कि कौन सा पारतंत्र कितनी उत्पादकता, कितनी प्रोडक्टिविटी वो दे रहा है। इसे सकल या फिर कुल प्राथमिक उत्पादकता या फिर नेट प्राथमिक उत्पादकता के रूप में भी विभाजित किया जाता है। पहला यहाँ पे देखिए आपका जो पोषक स्तर है, इसमें प्राथमिक पोषक स्तर के अंतर्गत उत्पादक आते हैं, जिसमें पादप प्लवक हो जाएंगे, घास हो जाएंगे, वृक्ष हो जाएंगे, ये आपके पोषण स्तर यानी कि प्राथमिक पोषण में आते हैं। आगे देखिए पोषक स्तर में प्राथमिक उपभोक्ता जंतु प्लवक, टिड्डे, शाकाहारी जो गाय होती हैं। पोषक स्तर इसमें द्वितीयक उपभोक्ता को देखें यहाँ पे तो आपके पक्षी हो जाएंगे, मछलियां हो जाएंगे, भेड़िया हो जाएंगे। तृतीयक उपभोक्ता में आपके मनुष्य और शेर हो जाएंगे। ये सभी क्या होते हैं, पोषक स्तर होते हैं। यानी कि आता है जो प्रकाश संश्लेषी हरे पौधे जो हैं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उत्पादकों में सम्मिलित किए जाते हैं। बी में दिया गया कि वे जीवाणु जो अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, उन्हें प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहते हैं। प्रोकैरियोटिक यानी कि एक नाभिक और अच्छी तरह से परिभाषित झिल्ली वाली कोशिकाओं की कमी है, जो कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपलब्ध अकार्बनिक कच्चे माल को संशोधित करती है। इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, नीले हरे रंग के द्रव्य होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा सहायता करते हैं। प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया के उदाहरण यानी कि साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा आप लोगों का, क्लोरोरोबी, हरा सल्फर बैक्टीरिया हो जाएगा, प्रोटियोरॉइड, प्रोटियोबैक्टीरिया हो जाएगा यानी कि बैंगनी बैक्टीरिया हो जाएगा, क्लोरोपेक्सी हो जाएगा, फिलामेंट बैक्टीरिया जैसे हरा गैर सल्फर बैक्टीरिया भी इसको कहा जाता है। तो ये सभी आप लोगों के आ जाएंगे प्रकाश संश्लेषी हरे पौधे में आ जाएंगे, आपका जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं। आगे बढ़िए, और भी है इसमें रसायन संश्लेषी में देखिए तो आपका जो नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, अमोनिया है, कई विभिन्न अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनको ऑक्सीकृत करके उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग करके एटीपी उत्पादन करने के लिए करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर जैसे पोषकों को पुनः चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे आप लोगों का आयरन हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, ये क्या करता है, ऑक्सीकरण करने के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मैग्नीज और ऑक्सीकरण करने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं, ये सभी क्या हो जाएंगे आप लोगों के रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया हो जाएंगे। ठीक है यार, मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ तो बोलते बोलते थक जाती हूँ। आगे बढ़िए, डीमैन्युफैक्चरिंग शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द टर्म डीमैन्युफैक्चर इज एसोसिएट विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग? उत्तर वैश्वीकरण, पोस्ट ग्लोबलाइजेशन, वित्तीय घाटा, फाइनेंशियल डेफिसिट, अलग करना और पुनर्चक्रण, डिसअसेंबली एंड रिसाइकलिंग, लघु उद्योग पतन यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिक्लाइन। तो जो आपका डिमैन्युफैक्चरिंग शब्द है ये किससे संबंधित होगा, आंसर कीजिए। जो आपका डिमैन्युफैक्चरिंग है ये संबंधित किससे होगा, अलग करना और पुनः चक्रण करना। ठीक है, सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। डीमैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहां एक उत्पाद को, जो आपका एक प्रोडक्ट होता है, उसको व्यापक उपयोग के बाद में अक्सर अपने जीवन काल के अंत में घटकों में विभाजित किया जाता है। जब उसका पूरा उसका टाइम हो चुका होता है, टाइम पीरियड जितना उसका होता है उसको पूरा हो जाता है, उसके अंत में उसको अलग कर देते हैं, बिल्कुल तोड़ मरोड़ देते हैं। और जो घटकों का कार्य क्षमता होती है उसके अनुसार उसको वर्गीकृत किया जाता है, यानी कितना वो कार्य उसका यूज हो सकता है उसके अनुसार में उसको बांटा जाता है और पुनः उपयोग के लिए लाया जाता है। घटकों को पुनः उपयोग के लिए उत्पाद में वापस कर दिया जाता है, यानी कि जो आपने घटक अलग अलग से इनको तोड़ा था इनको फिर से मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी इनको फिर से एक प्रोडक्ट बना दिया जाएगा। अनुपयोगी समझी जाने वाली वस्तुओं को आमतौर पर नए उत्पादों में उपयोग करने के लिए पुनः चक्रित किया जाएगा। इसमें शामिल प्रक्रियाओं को आर्थिक व्यवहार, जो व्यवहार्यता होती है उसको संरक्षित करते हुए पर्यावरण पदचिह्न को कम करने के साधन
के रूप में सभी उद्योग जैसे मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके प्रस्ताव किया गया था। यह शब्द पहली बार 1993 में प्रोफेसर वॉल्टर डब्ल्यू ओल्सन और प्रोफेसर जॉन डब्ल्यू सदरलैंड के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था। देखिए तो इनका एक शब्द भी जो था वो भी यूज में ले लिया। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इस पर गौर करके चलिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र का क्रियान्वित आधार है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऊर्जा प्रवाह यानी कि एनर्जी फ्लो हो जाएगा। पोषक तत्व चक्र न्यूट्रिएंट साइकिल हो जाएगा। जैव भू रासायनिक चक्र बायोकेमिकल साइकिल हो जाएगा। ज्वारीय ऊर्जा टाइडल एनर्जी हो जाएगा। ऑप्शन आप लोगों को नीचे दिए गए हैं, ए और डी सही है, बी और डी सही है। केवल ए बी डी सही है या फिर आपका ए बी और सी सही है? कौन से ऑप्शन जो है वो आपके करेक्ट हो जाएंगे? तो देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसका क्रियान्वित आधार है द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम डिपेंड ऑन ऊर्जा प्रवाह। देखिए जो आपका इकोसिस्टम है वो किस पर डिपेंड करता है? एनर्जी फ्लो जो होती है उस पर करता है। पोषक तत्व चक्र यानी आप लोगों ने देखा होगा, ये जो चक्र आपने पढ़ा था इस तरीके से आपका जो साइकिल चलता है जिसमें पेड़ पौधे जीव जंतु सर्वाहारी मांसाहारी ये सभी शामिल होते हैं। तो जो आपका पोषक तत्व न्यूट्रिएंट हो जाएगा ये भी इसमें शामिल होता है। जैव भू रासायनिक चक्र हो जाएगा, बायोकेमिकल साइकिल है ये भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है यहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा का कोई भी काम नहीं है, इसका कोई भी यहाँ पे यूज नहीं है, इसको आप लोग काट देंगे। ठीक है, ए बी सी तीन ऑप्शन आप लोगों के करेक्ट हो जाएंगे। फोर्थ में आपका ये सही हो रहा है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र के क्रियान्वयन में ऊर्जा प्रवाह, पोषक तत्व चक्र और जैव रासायनिक चक्र सम्मिलित होते हैं। ऊर्जा प्रवाह का एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर जीवित चीजों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह का ऊर्जा का यहाँ पे प्रवाह होता है। सभी जीवित जीवों का उत्पाद और उपभोक्ता में संगठित किया जाता है। कौन से उत्पादक हैं कौन से उपभोक्ता हैं इसमें इनको बांटा जाता है, इकट्ठा किया जाता है और उन उत्पादक और उपभोक्ताओं को आगे खाद्य श्रृंखला में संगठित किया जाता है। खाद्य श्रृंखला के भीतर प्रत्येक स्तर एक पोषी स्तर होता है यानी कि पोषक देता है वो। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है यानी कि जो ऊर्जा चलता है वो एक दिशा में चलता है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो वो आपसे एक दिशीय दो दिशीय बहुदिशीय इस तरीके से पूछा गया था। तो ऊर्जा प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है, जो कि सूर्य से शुरू होकर के उत्पादकों से लेकर उपभोक्ता अपघटक और विभिन्न स्तरों से गुजरती है। यानी कि सबसे पहले हो जाएगी, शुरू होता है कहाँ से? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य से शुरू होता है और इसके बाद में जो उत्पादक होते हैं प्रोडक्ट होते हैं, उसके बाद में जो उपभोक्ता होते हैं और डिकम्पोजर्स होते हैं, कई सारे स्तरों में ये गुजरती है वाला चक्र। और ऊर्जा का जो प्रवाह होता है पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत सभी गतिविधियों को बल प्रदान करता है। यानी कि जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जीव पाए जाते हैं उन सभी को ये ऊर्जा देता है। आगे बढ़िए, पोषक तत्वों का चक्रण। तो यहाँ पे देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस इन जैसे पोषक तत्वों को पारिस्थितिकी तंत्र के सजीव और निर्जीव घटकों के बीच में चक्रण होता है। उत्पादकों के द्वारा पर्यावरण से पोषक तत्व लिए जाते हैं, उनका उपयोग अपने विकास के लिए किया जाता है, जिनका बाद में उपभोक्ताओं के द्वारा उपयोग किया जाता है। जीव मृत हो जाते हैं तो अपघटक इन जो अपघटक बन जाते हैं यानी कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं, मरे हुए जो जीव होते हैं इनके शरीर को अपघटित कर दिया जाता है, जिससे पोषक तत्व मृदा या फिर जल में मिल जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कोई भी जो चीज है, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, गाय भैंस पशु पक्षी जो भी मर जाते हैं, आप लोग उनको क्या करते हैं? मिट्टी में गाड़ देते हैं। वो यार वो काम किसका करते हैं? अपघटक का कार्य करते हैं, डिकम्पोजर का कार्य करते हैं। कुछ टाइम बाद वो क्या होते हैं, जब आप उनको खोद के देखिएगा तो वहां पे सिर्फ आपको हड्डी दिखाई देंगी और उनका जितना बड़ा जो शरीर होता है वो कुछ भी आप लोगों को दिखाई नहीं देता है। वो कहाँ चला जाता है? वो मिट्टी में मिल जाता है। ये क्या होता है? मिट्टी में मिल जाता है, जिसका अन्य जीवों के द्वारा पुनः उपयोग कर लिया जाता है। यानी कि यहाँ पर छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो इनका भोग कर लेते हैं, वो इनका भोजन कर लेते हैं, पुनः से इनका क्या कर लिया जाता है? उपयोग कर लिया जाता है। हम्म। ठीक है, और आगे यहाँ पे दिया गया कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें पोषक चक्रण का उदाहरण वन पारिस्थितिकी क्षेत्र में देखा जा सकता है। आप लोग वनों का देख लीजिए, वहां पे छोटे बड़े पौधे, सूक्ष्म जीव, बड़े बड़े जानवर, ये सभी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। वन पारिस्थितिकी तंत्र में गिरी हुई पत्तियां, अन्य कार्बनिक पदार्थ, प्राथमिक उत्पादक जैसे कि पेड़, झाड़ियां, फर्न, इन सभी के लिए क्या करते हैं? पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जो
पत्तियां गिर जाती हैं, वो इनके लिए क्या करती हैं, खाद के रूप में कार्य करती हैं। वो पानी मिट्टी जब उनमें मिल जाता है तो वो अच्छा एक खाद बन जाता है। इससे ये जो पौधे होते हैं, जो आपके पेड़ बनते हैं, इन सभी में इनका जब खाद जाता है वो मिट्टी में मिल करके, तो वो जल्दी इनकी वृद्धि होती है, क्योंकि अपना ये भोजन बनाते हैं। प्राथमिक उत्पादक मृदा से पोषक तत्व लेते हैं। ये जो आपके प्राथमिक उत्पादक होते हैं, मिट्टी से अपना खाना लेते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों चीज शामिल होती हैं। इनका उत्पादन में उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे और भी है। हम्म जैव भू रासायनिक चक्र यहाँ पे दिया गया है कि जीव मंडल में प्रणालियों तथा वातावरण के बीच में जैव रासायनिक पदार्थों के आदान प्रदान की चक्रीय गति को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। यानी कि आप लोगों ने पढ़ा है, ये जीव मंडल है, उसमें जो प्रणाली होती है तथा वातावरण के बीच में जो रासायनिक पदार्थ, जो आपकी गैसें होती हैं, इन सभी का यहाँ पे चक्र जो होता है, जिस तरीके से आप लोगों ने ये अपना जो प्राथमिक उत्पादकता ये सभी देखा, इसी तरीके से आपके जो रासायनिक चक्र होते हैं, इनका भी चक्रण चलता है। इसी को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। पृथ्वी के वातावरण में सभी तत्वों की एक निश्चित मात्रा होती है। दो प्रकार के होते हैं, गैसीय और अपसादी। गैसीय में आप लोगों के आते हैं, गैसीय चक्रों में पोषक तत्वों का भंडार होता है। वायुमंडल यानी कि वायु होता है, जलमंडल होता है। जीवित प्रणालियों में चार सबसे प्रचुर तत्व होते हैं, जो कि आपके हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मुख्य होता है। इन सभी का जो चक्र होता है, गैसीय चक्र कहते हैं इनको, और ये आता है आप लोगों का भू रासायनिक चक्र में, ये शामिल होता है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भारत में गैर संरचित बाढ़ आपदा प्रबंधन उपायों में से शामिल है नॉन स्ट्रक्चर मेजर ऑफ फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया इंक्लूड। तो जो आपदाएं आती हैं, गैर संरचित बाढ़ आपदा पूछी गई है यहाँ पे। ऑप्शन दिए गए हैं, बाढ़ जोन बनाना यानी कि फ्लड जोनेशन करना, बाढ़ का पूर्वानुमान लगाना, फ्लड फोरकास्टिंग करना, तटबंधों का निर्माण करना, जलवायु का सुधार करना, चैनल इंप्रूवमेंट करना। तो यहाँ पे आप लोगों का A, B, कौन सा यहाँ पे सही होगा, इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट से। चलिए, तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है कि बाढ़ में गैर संरक्षित बाढ़ आपदा प्रबंधन उपायों में शामिल है। हाँ, तो देखिए जो बाढ़ प्रबंधन होता है, यानी कि बाढ़ नहीं आए, इसके लिए अपन लोग क्या कर सकते हैं, फूड जो फ्लड जोनेशन है वो बना सकते हैं। बाढ़ जोन आप लोगों ने देखा होगा, बने भी हुए हैं भारत में, पहला दूसरा शामिल करके एक बनाया गया है, फिर तीसरा है, फिर आप लोगों का चौथा है, फिर आपका ये पांचवा है। ठीक है, इस तरीके से जोन बनाए गए हैं। बाढ़ का पूर्वानुमान लगाना, फ्लड फोरकास्टिंग करना, तटबंधों का निर्माण करना, जलवायु में सुधार करना। ये देखिए गैर संरचित में नहीं आएंगे, तो ये आप लोगों के अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। यहाँ पे गैर संरचित पूछे गए हैं, तो ए और बी सही हो जाएंगे, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनके देख लीजिए व्याख्या। भारत में घटित होने वाली सभी प्राकृतिक आपदाओं में सबसे अधिक घटनाएं बाढ़ की होती हैं। यदि कि इसका मुख्य कारण होता है भारतीय मानसून की अनिश्चितता, वर्षा ऋतु के 4 महीनों में भारी बारिश। परंतु भारत की असममित भू आकृति विशेषताएं विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ की प्रकृति तथा तीव्रता निर्धारण में अहम भूमिका निभाती हैं। भारत में प्रचलित सामान्य बाढ़ प्रबंधन उपाय देखिए। बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बाढ़ के मैदानों की सुरक्षा के लिए विभिन्न उपाय अपनाए गए हैं। कार्य की प्रकृति के आधार पर बाढ़ सुरक्षा और बाढ़ प्रबंधन के उपायों को मोटे तौर पर देखा जाता है। इंजीनियरिंग यानी कि संरचनात्मक उपाय, प्रशासनिक यानी कि गैर संरचनात्मक उपाय। अब देखिए कौन कौन से इनमें शामिल होते हैं। तो पहला आप लोगों का इंजीनियरिंग यानी कि संरचनात्मक में, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक इंजीनियर उपाय होता है जो कि बाढ़ के प्रवाह को इस प्रकार, यानी कि बाढ़ के स्तर को कम करके प्रभावित क्षेत्रों में राहत लाते हैं। एक नदी पर बांध बनाते हैं, कृत्रिम जलाशय होता है, इसको रिजर्वायर बोला जाता है। ये बना दिया जाता है तो भी आपका क्या होता है, बाढ़ रुक जाती है। यदि आवश्यक हो तो प्राकृतिक अवसाद में उचित रूप से सुधार और विनिमय किया जा सकता है। चरम प्रवाह के एक हिस्से को किसी अन्य नदी या फिर बेसिन में मोड़कर, जहां इस तरह के मोड़ या फिर उल्लेखनीय क्षति नहीं होगी, किसी विशेष शहर या फिर बाढ़ की संभावना वाली नदी की पहुंच से गुजरते हुए एक समानांतर चैनल का निर्माण कर दिया जाए, तो भी क्या होगा, बाढ़ से कहीं ना कहीं आप लोगों को राहत राहत मिल जाएगी। और जो आपके प्रशासनिक है, जो कि गैर संरचनात्मक उपाय होते हैं, गैर बेढंगे उपाय होते हैं, इनमें जो शामिल होता है, जैसे कि आपका नुकसान को कम करने के लिए इसमें प्रयास किया जाता है।
आने वाली बाढ़ की पूर्व चेतावनी यानी कि बाढ़ की भविष्यवाणी करके खतरे की स्थिति में बाढ़ की चेतावनी के द्वारा लोगों को समय निकासी यानी कि वहां से हटा दिया जाए। उनकी चल संपत्ति को संरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का प्रयास किया जाए। बार बार जो बाढ़ आने वाले क्षेत्र है वहां पर मूल्यवान संपत्ति के निर्माण, लोगों के निपटान, इनको हतोत्साहित करना यानी कि जो बाढ़ के मैदान क्षेत्र होते हैं वहां पर विनियमन लागू करना कि वहां पर वो लोग ना रहे ना बसे। उन क्षेत्रों को उनको नोटिस कराना कि यहाँ पे बाढ़ आने की संभावना ज्यादा रहती है। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से सही कालक्रम को रखना है। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दी गई हैं। इन किनकी स्थापना कब हुई थी? क्रोनोलॉजिकल यानी कि पहले किसकी हुई थी बाद में किसकी हुई है आप लोगों को बताना है। यहाँ पे दिया गया है जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी COP 21 दिया गया है। पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट कब हुआ था? सतत विकास पर विश्व सम्मेलन कब हुआ था जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? इनकी डेट आप लोग को पता होनी चाहिए तभी आप इनको सही से कालक्रम में परिवर्तित कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए जो आपका यहाँ पे सबसे पहले जो इनमें हुआ था मॉनेटरी प्रोटोकॉल हुआ था। ये कब हुआ था? आपका 1987 में। ठीक है। और इसके बाद में आप लोगों का हुआ था अर्थ समिट होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद में। ये हुआ था 1992 में। ठीक है। और जो आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है इससे पहले आप लोगों का सतत विकास पर विश्व सम्मेलन हुआ था यानी कि ये हुआ था आपका 2002 में। और जो आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ये हुआ था 2015 में। ठीक है। पेरिस पेरिस में हुआ था ये आपका। अब इनको लगा लीजिए। सबसे पहले आप लोगों का डी है। डी दो में दिया गया है। इसको हटा दीजिए इसको हटा दीजिए। डी के बाद में यहाँ पे आप लोगों का बी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बी दिया गया है। डी के बाद में बी के बाद में यहाँ पर सी हो जाएगा। ये हट गया यानी कि आप लोगों का जो तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसकी ये देख लीजिए डेट। कालक्रम इनके देख लीजिए। मॉनेटरी प्रोटोकॉल है ये हुआ था आपका 1987 में कनाडा में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 3 से लेकर के 14 जून के बीच में 1992 में रियो डी जेनेरियो जो आपका ब्राजील शहर में है। और जो आपका सतत विकास विश्व सम्मेलन है 2002 में हुआ था जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 21 है जो कि 11 दिसंबर 2015 को हुआ था पेरिस फ्रांस में हुआ था। आगे देखिए इसमें क्या क्या है उनको जान लीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? ये ओजोन के ह्रास के हानिकारक प्रभाव को देखते हुए 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा का एक क्षेत्र है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए जिसमें जिसे कहा गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्योंकि वहां की ये जगह है। 1 जनवरी 1979 सॉरी 89 से प्रभावी हुआ 1989 से। ये भी पूछा जाता है। ठीक है। कब ये बनाया गया कब से ये प्रभावी हुआ यानी कब से ये लागू हुआ? तो 1989 में ये लागू हुआ। पहली बैठक किसकी जो हुई थी हेलेंस्की में 1989 में हुई थी। अर्थ समिट जो होता है आपका रियो सम्मेलन इसको बोला जाता है 3 से लेकर के 14 जून के बीच में हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और इसे पर्यावरण और विकास सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी इसको बोला जाता है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन भी बोला जाता है। पृथ्वी सम्मेलन राष्ट्रों के बीच में ग्रह के प्राकृतिक संसाधनों इनकी रक्षा करने के लिए उनके सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक समझौता हुआ जिसमें पर्यावरण संरक्षण जैव विविधता संरक्षण और जो सतत विकास है इन 3 मुद्दों पर इन पर बात हुई। इनका हल निकालने के लिए इसको बनाया गया। पृथ्वी शिखर सम्मेलन में निष्कर्ष निकला कि जो सतत विकास है इसकी अवधारणा दुनिया के सभी लोगों के लिए एक प्राप्य लक्षण होगा। सतत विकास ये जो विश्व शिखर सम्मेलन है जोहान्सबर्ग में 2002 में हुआ था। जो आपका शिखर सम्मेलन हुआ था अर्थ समिट हुई थी 1992 में। उसमें जो आयोजित हुआ था रियो डी जेनेरियो में शिखर सम्मेलन में 10 वर्ष के बाद में ये लागू हुआ। वो हुआ था 1992 में +10 कर देंगे तो ये आपका 2002 हो जाएगा। और इसलिए इसको रियो +10 भी कहा जाता है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य था सतत विकास में स्वास्थ्य की भूमिका को मजबूत करना। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 21 इसे समझौता कहते हैं। पेरिस समझौता भी इसको कहा जाता है 11 दिसंबर 2015 को हुआ था। COP 21 में सम्मेलन के दौरान 196 देशों ने हिस्सा लिया था और इसको अपनाया था। इसका लक्ष्य क्या था? जो पूर्व औद्योगिक स्तर है
उनकी तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री के सेल्सियस में कम करना, यानी कि जैसे कि इसमें 1990 का रखा जाता है, अपना जो देख लिया था 10 साल पहले का कितना था, उसके अनुसार इसको 2% कम करना था। ठीक है। और अधिकतम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना, यानी कि 1.5 तो होना ही होना चाहिए, इससे कम नहीं। युद्धग्रस्त सीरिया इस रूप में इसमें शामिल होने वाला 197वां देश बना था। भारत ने इसमें 2016 में औपचारिक रूप से पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, अपना इंडिया भी इसमें शामिल है। आगे बढ़िए, यहाँ पे शब्दावली दी गई है, उनके संबंधित पहलू दिए गए हैं, इनको आप लोगों को लगाना है। चलिए, यहाँ पे जैव भू रासायनिक चक्र दिया गया है, बायो जियोकेमिकल साइकिल है, ऊर्जा प्रवाह है, एनर्जी फ्लो। जैव भार यानी कि बायोमास हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला आपकी फूड चेन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, पोषक तत्व चक्र, न्यूट्रिएंट साइकिल, पोषक पिरामिड, ट्रॉपिक पिरामिड, ऊष्मागतिकी का लॉ, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। चलिए, अब लगा लीजिए इनको। यहाँ पे अगर बात करें जैव भू रासायनिक चक्र की, तो ये किसकी बात करेगा? पोषक तत्व चक्र की, न्यूट्रिएंट साइकिल की ये बात करता है। ठीक है। ऊर्जा प्रवाह जो आपका एनर्जी फ्लो होता है, ये किसमें होता है? ऊष्मागतिकी का नियम होता है। ठीक है। जैव भार यानी कि बायोमास की बात करेगा, तो यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता की हो जाएगी, ये सी का फर्स्ट हो जाएगा। अब बचा आपका खाद्य श्रृंखला, यानी कि आपका कहाँ गया यार, पोषक पिरामिड हो जाएगा, ट्रॉपिकल पिरामिड हो जाएगा। ठीक है। अब इनके ऑप्शन मैच कर लीजिए, पहले का यहाँ पे सेकंड है, दूसरे का फोर्थ है। पहले का सेकंड, सेकंड दूसरे का फोर्थ, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या यहाँ दी गई है। जैव भू रासायनिक चक्र है, यहाँ पे पोषक तत्व हो जाएगा, ऊर्जा का प्रवाह ऊष्मागतिकी का नियम हो जाएगा, जैव भार यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता हो जाएगी, खाद्य श्रृंखला यहाँ पे पोषक पिरामिड हो जाएगा। जैव भू रासायनिक चक्र आप लोगों ने पढ़ लिया था अभी। वह चक्र होता है जिसमें किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों का जैविक प्रवस्था में परिवर्तन होता है, पुनः जैविक एवं अजैविक तत्वों के रूप में वापस आ जाते हैं। तत्वों के जो पुनरागमन होता है, इसी को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। 2 प्रकार इनके होते हैं, गैसीय चक्र और अपसादित चक्र। गैसीय में आप लोगों का नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, कार्बन चक्र हो जाएगा। अपसादित चक्र में आप लोगों का फास्फोरस चक्र आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में ऊर्जा प्रवाह देख लीजिए। एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर जीवित चीजों के लिए इनके माध्यम से ऊर्जा का प्रभाव होता है दूसरी चीजों के लिए। ठीक है। सभी जीवित चीजों का उत्पादक और उपभोक्ताओं में संगठित किया जाता है। इन उत्पादकों और उपभोक्ताओं को आगे खाद्य श्रृंखला में संगठित किया जा सकता है। खाद्य श्रृंखला के भीतर प्रत्येक स्तर एक पोषी स्तर होता है, इसमें ऊष्मागतिकी का नियम प्रभावित होता है। जैसे आप लोग पिरामिड में ही देख लीजिए, जब आप एक ये जो आपका उपभोक्ता होता है, यहाँ से ऊर्जा जब इसको पास में जाएगी, तो 10% ऊर्जा यहाँ से जाती है, फिर इसके बाद में 10% फिर जाएगी, इसके 10% होती है, इसके 10% होती है। तो ये आपका क्या होता है? ऊर्जा प्रवाह होता है, उसमें ऊर्जा का ये नियम होता है ऊष्मागतिकी का। सी में देखिए आप लोगों का जैव भार। सूर्य का जो प्रकाश जैव ऊर्जा का मूल स्रोत होता है। हमारी पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश के रूप में कुल सौर ऊर्जा का लगभग 0.2% प्रकाश संश्लेषित पौधों के द्वारा जैव भार में संचित हो जाता है। अतः वे सभी पदार्थ जिनकी उत्पत्ति प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है जैव भार कहलाते हैं। ठीक है। जो भी आपके पौधे हैं, वो भोजन जो उनकी उत्पत्ति जो हो रही है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है, तो वो आपका जैव भार हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला यानी कि आहार श्रृंखला स्वपोषित जीव जैसे कि घास शैवाल प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना खुद के लिए जो खुद भोजन बनाते हैं, खाद्य श्रृंखला होती है। ये आरंभ में होने वाले एक शीर्ष पर भक्षियों जैसे कि भूरा भालू होता है। इन पर समाप्त होने वाले आहार जाल में कड़ियों का रैखिक संजाल होता है। आगे देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन और है, अभी तो शायद ये लास्ट है। आर चयनित वृद्धि प्रतिरूपों वाले जीवों में अपने पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा पोषक स्तर प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है? ऑर्गेनिज्म विद अ आर सेलेक्टेड ग्रोथ पैटर्न टेंड टू ऑक्यूपाई विच ट्रॉपिक लेवल इन देयर इकोसिस्टम। निम्न पोषक स्तर लो ट्रॉपिक लेवल, उच्च पोषक स्तर हाई ट्रॉपिक लेवल, मध्यम यानी कि मिडिल ट्रॉपिक लेवल, वेरी हाई ट्रॉपिक लेवल। तो यहाँ पे कौन सा शामिल हो जाएगा बताइए?
देखिए, जो आपके आर चयनित वृद्धि प्रतिरूप होते हैं, इन जीवों में पारिस्थितिकी तंत्रों में कौन सा पोषक स्तर शामिल होता है, तो वो आपका निम्न पोषक स्तर होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका यानी कि लो ट्रॉपिक लेवल इसमें शामिल होता है। इसको देख लीजिए। एक पारिस्थितिकी तंत्र इसमें प्रत्येक पोषण स्तर पर जीव अपनी ऊर्जा की आवश्यकता के लिए निम्न पोषण स्तर पर निर्भर रहता है, यानी कि उनको किसी दूसरे से अपना पोषण चाहिए। जैसे आपके जो प्लांट्स होते हैं, ये जो आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो अपना भोजन सूरज से लेते हैं, और अपने जो पौधे होते हैं, ये जो मिट्टी होती है, उनसे अपना भोजन लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, दूसरे पर ये निर्भर होते हैं। पोषण स्तर वह बिंदु या फिर स्तर होता है जिस पर एक जीव दूसरे जीव पर पोषण के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। आर चयनित वृद्धि प्रतिरूप वाले जीव अपने पारिस्थितिकी तंत्र में निचले पोषक स्तर प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इन जीवों में ये शामिल होते हैं जैसे कि इनवर्टिब्रेट्स हो जाएंगे, स्मॉल रेडियंट्स हो जाएंगे, हर्बी हर्बेसियस प्लांट हो जाएंगे, स्मॉल फिशेस हो जाएंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जू प्लैंक्टन्स हैं, एम्फीबियंस हैं, ये सभी क्या हो जाएंगे, अन्य जीवों पर ये शामिल होते हैं। आगे देखिए। और जो आपके आर चयनित प्रजाति होती है, उनमें तेजी से वृद्धि होती है, जिससे उनकी जनसंख्या में अचानक और तेजी से वृद्धि होती है, जो कि वहन क्षमता से अधिक हो जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र में तीन मूलभूत घटक होते हैं। पहला आपका ऊर्जा संगठन होता है, दूसरा आपका जैविक यानी कि बायोम संगठक हो जाएगा, तीसरा आप लोगों का अजैविक या फिर भौतिक निवास से संगठक यानी कि स्थल, जल तथा वायु हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होता है जो कि क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों, उनके भौतिक पर्यावरण के सकल योग का प्रतिनिधित्व करता है। जीवों को भोजन प्राप्त करने के तीन स्तर होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक यानी कि डिकम्पोजर। ठीक है, उत्पादक जो कि स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन वो खुद से बनाते हैं, जैसे कि आमतौर पर आप लोगों ने पौधे देखे होंगे, शैवाल देखे होंगे। ये क्या होता है, मिट्टी से समुद्र के पोषक तत्व खींचते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं ये। इसी कारण इन्हें प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है, और इस प्रकार ये सूर्य की ऊर्जा के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं, खाद्य श्रृंखला के आधार पर शक्ति को ये प्रदान करते हैं। उपभोक्ता इनको हेट्रोट्रॉप्स कहा जाता है। ये ऐसी प्रजातियां होती हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती हैं, बल्कि अन्य जीवों पर ये निर्भर रहती हैं, आश्रित रहती हैं। वे जानवर जो प्राथमिक उत्पादक जैसे कि पौधों को खाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। जो जानवर दूसरे जानवरों को खा जाते हैं, उनको मांसाहारी कहते हैं। जो जानवर पौधों और अन्य जानवरों को खाते हैं, उनको सर्वाहारी कहते हैं। अपन लोग किसमें आते हैं, सर्वाहारी में आते हैं। ठीक है, अपघटक डिकम्पोजर क्या होते हैं, जो मृत पौधे या फिर पशु होते हैं, ये क्या होते हैं, कचरे को तोड़ते हैं, इसे रिसाइकिल करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा और पोषक तत्वों के रूप में फिर से जारी कर देते हैं। बैक्टीरिया और कवक जैसे डिकम्पोजर अपशिष्ट और मृत पदार्थ पर फील्ड करते हैं, इसे अकार्बनिक रसायनों में परिवर्तित करते हैं, जिन्हें पौधों के लिए फिर से उपयोग में लाया जाता है। खनिज पोषक तत्वों के रूप में इनका पुनर्वनीकरण किया जाता है। आहार चयनित जो वृद्धि प्रतिरूप वाले जीव होते हैं, अपने पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न पोषक स्तर करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो आपका जो ऑप्शन था वो क्या हो जाएगा, निम्न पोषक स्तर हो जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन था। ठीक है, हाँ, ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।